Okay, friends, once again, welcome back and a very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends, all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing chapter number one, electric charge and electric field. As you know, the first seven chapters, that is 1 to 7 chapter, are on the same track, and that is considered to be electromagnetism. So this first chapter is a very basic chapter of the whole first seven chapter, and it is almost about to finish. Only one topic is left, that is the Gauss's theorem and the its application. गॉस थियरम एंड उसके एप्लीकेशंस का टॉपिक बाकी है, अदरवाइज ये पूरा चैप्टर हमने फिनिश कर दिया है. लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का कंसेप्ट भी डिस्कस किया था. एनीबडी नो व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द फ्लक्स? फॉर्मूला इटसेल्फ वाज द डेफिनेशन. किसी को याद है फ्लक्स का डेफिनेशन क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। इनटू नहीं बोलना चाहिए, डॉट बोलना चाहिए. हाँ, डॉट। So it is the dot product of electric field and the vector A. But vector E dot vector A is valid only when the electric field is constant. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ, कांस्टेंट नहीं है तो यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला इंटीग्रेशन ई डॉट डी, राइट? यस। और यहाँ पे ध्यान कहाँ पे रखना था? ये whenever you want to find the flux you have to take care about the angle. एंगल ध्यान से समझना था, याद है आपको? इट हाँ इज सर, नॉट द एंगल बिटवीन द ई एंड ए, इट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ई एंड वेक्टर ए. वेक्टर एन वेक्टर है। तो उसके रिगार्डिंग कुछ हमने न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए थे. आज और कुछ न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करने वाले हैं, इलस्ट्रेशंस ये चैप्टर के करने वाले हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड 2 इज ऑलरेडी हैड कंप्लीटेड. थर्ड इलस्ट्रेशन पे आ जाते हैं. फर्स्ट एंड सेकंड हो गया है ना फ्रेंड्स? ये सब नो? यस सर। यस सर। चलो थर्ड इलस्ट्रेशन पे आते हैं. Illustration number 3 was already asked in somewhere in the AIEEE examination. So friends, JEE was previously considered as a AIEEE exam, and illustration number 3 was already asked in that examination. So friends, are you able to see the question number 3 in your mobile screen? यस सर। क्या लिखा है देखो तो. हाउ मच द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इनसाइड द कप ऑफ वाटर. सर ये आपने करवाया है. हाँ, उसमें क्या है कि एक ब्रांच में करवाया है, एक ब्रांच में बाकी है, तो मैं फिर से एक बार करा देता हूँ, राइट? एंड क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि द कप ऑफ वाटर कैन कंटेन अ 250 ग्राम ऑफ मास. तो ये आपको दिया गया है. चलो क्वेश्चन ऐसा है कि हाउ मच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. देखो सीधी सी बात है, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा. तो कोई भी सब्सटेंस के अंदर पॉजिटिव चार्ज किसके द्वारा होता है? पॉजिटिव चार्ज उसके पास क्यों होता है? प्रोटॉन के द्वारा. एंड नेगेटिव चार्ज किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉन। तो एक काम करते हैं, हम अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड कर दे. देखो एक प्रोटॉन का जो चार्ज है ना वो प्लस ई है. तो सपोज के ये बॉडी के अंदर, ये सब्सटेंस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स np है, तो उसका टोटल चार्ज कितना होगा? टोटल पॉजिटिव चार्ज तो फिर कितना होना चाहिए? अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमको मिल जाएगा, एक प्रोटॉन का चार्ज e है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स np है, तो व्हाट विल बी द टोटल चार्ज? एनी। np into e. इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर। तो अल्टीमेटली मुझे अगर पॉजिटिव चार्ज फाइंड करना है ये सिस्टम का, तो मुझे क्या फाइंड करना चाहिए? अगर मुझे ये सिस्टम का पॉजिटिव चार्ज फाइंड करना है तो मुझे क्या फाइंड करना चाहिए भैया? नंबर ऑफ मोल्स, फिर उसका इनटू अवोगाड्रो नंबर, उसके बाद। तो सिंपल लॉजिक ऐसा बोल रहा है कि भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड करना चाहिए. तो अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा. चलो सबसे पहले H2O, वाटर माने H2O, मतलब HOH, राइट? तो एक हाइड्रोजन के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं? 1.
1. फिर ऑक्सीजन का जो एटम है उसके अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं? 8, और वापस से हाइड्रोजन मतलब 1. तो हाउ मच द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? 10. इन टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन in one molecule of water. Is equals to 10. चलो ये समझ में आया आपको? Yes, sir. बट मुझे एक मोलेक्यूल का फाइंड नहीं करना है, मुझे किसका फाइंड करना है? किसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड करना है? I want to find the number of protons in how much mass? बोलो. 250 250 ml. gram. हाँ, 250 ग्राम के अंदर कितने प्रोटॉन्स है मुझे वो फाइंड करना है. मुझे मिला, प्रोटॉन का नंबर मिला, बट किसके अंदर मिला? बोले एक मोलेक्यूल के अंदर प्रोटॉन मिला. Now, do you know the number of mole can be given by number of molecules upon Avogadro number, and that can be also written as a total mass upon molecular mass. ऐसा कह सकते हैं? Yes, sir. तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि टोटल नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स, अगर नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर. यस और नो? यस और नो? Yes, sir. For water, what is the molar mass? हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का वापस से 1, तो व्हाट इज द टोटल मोलिकुलर मास, मोलर मास? 18. 18 ग्राम per mole. So that's why the number of molecules in a 250 gram water, n is equals to कैपिटल M मतलब 250 अपॉन 80 इंटू 6.02 10⁻23. तो ये तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स मिल गए. तो एक मोलिक्यूल के अंदर 10 प्रोटॉन्स है, तो ये इतने मोलिक्यूल्स है, तो हाउ मच टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? तो ये नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिल जाएगा? बोलो. मुझे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स. Avogadro number. अरे नहीं यार, वो तो मल्टीप्लाई किया है ना. देखो, एक मोलेक्यूल के अंदर Into 10 10. प्रोटॉन है. हाँ, एक मोलेक्यूल में 10 प्रोटॉन है, तो इस इतने मोलेक्यूल्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू 10 करना पड़ेगा. Yes, sir. एंड द चार्ज ऑफ, अगर पूरा मोर प्रिसाइजली आई शुड से पॉजिटिव चार्ज. Into E. Perfect. So net positive and as well as negative charge in a 250 gram water. तो ये जो भी मुझे यहाँ पे मिला उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भैया? बोलो. 1.6 × 10⁻19. चलो ये करोगे तो क्या आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा? ये पॉजिटिव चार्ज भी होगा, सिमिलरली ये नेगेटिव चार्ज भी होगा. ओके फ्रेंड्स? इसलिए वाटर न्यूट्रल है. हाँ, कोई भी सब्सटेंस न्यूट्रल ही होता है वैसे जनरली. इज इट ओके? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. क्या लिखा है? Coulomb's law for the electrostatic force between the 2-point charge and Newton's law for the gravitation force between the two stationary point mass, both are having the square inverse dependence on the distance between them. Compare the strength of these forces by determining the ratio of their magnitude for case number 1.
केस 1 में कौन लेना है? बोले इलेक्ट्रॉन लेना है एक, दूसरा प्रोटॉन लेना है, और मुझे क्या फाइंड करना है? तो बोले इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो फाइंड करना है। तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन? तो बोले कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई, प्रोटॉन का भी ई ही होता है मैग्नीट्यूड वाइज, दोनों का मैग्नीट्यूड वाइज ई होता है। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा उन लोगों के बीच में, उन दोनों के बीच में के स्क्वायर बाय आर। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा भैया? तो बोले जी मामा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन आर स्क्वायर। अब उसका रेशियो फाइंड करना है। तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, के का वैल्यू होगा 9 इंटू 10⁻⁹, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁹ का स्क्वायर, जी 6.67 10⁻⁻11, mass of electron 9.1 10⁻31, mass of proton 1.67 10⁻27. Can you find this ratio? Will you do it yourself? Yes, sir. चलो ये केस 1 हो गया। केस 2 में कौन लेना है? टू प्रोटॉन। सेकेंड केस में 2 प्रोटॉन को लेके सॉल्व करना है। तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन द 2 प्रोटॉन? तो वो तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ही आएगा। एंड व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम? तो जी मास ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? सो हियर द इलेक्ट्रिकल फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स will be equals to k e square upon g mp square. Will you do it yourself? Yes. So, और तीसरा क्वेश्चन क्या है? चलो ये a हो गया, a का 1 and 2 हो गया। अब b क्या है? a का 1 and 2 हो गया, अब b क्या है? तो estimate the accelerations of electron and proton due to electrical force of their mutual attraction when they are at 1 angstrom distance. मतलब अब क्या है कि F मुझे equals to ma लगाना है, F वाला F के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, इसमें R वेरी को गुड, आर्मस्ट्रॉन्ग डालना है। वेरी गुड। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज अ के Q1 Q2 मतलब के स्क्वायर by r square, because charge of electron and charge of proton magnitude wise the same E. तो 9 इंटू 10⁻⁹ करो, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज है 1.6 10⁻⁹ का स्क्वायर हो जाएगा। डिस्टेंस लेना है 1 एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁻10 का स्क्वायर 10⁻20। तो ये कुछ आपका फोर्स मिल जाएगा दोनों के बीच में। अब अगर आपको एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन करना है तो फोर्स अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन करना है, F by ma। हाँ, F इक्वल्स टू मा। अगर आपको एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है तो फोर्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है, ठीक है? तो ऐसा करोगे तो आपको दोनों एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन या एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएगा। इज इट ओके फ्रेंड्स? Yes, sir. ओके, चलो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो कुछ फिगर्स ड्रॉ किया है, तो यू नीड नॉट टू ड्रॉ द फिगर्स इन द एग्जामिनेशन, यू कैन जस्ट निग्लेक्ट इट। फिगर जस्ट अट्रैक्शन है या रिपल्जन है वो बताने के लिए ड्रॉ किया है, आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। यू कैन एलिमिनेट दिस, निग्लेक्ट दिस, ओके? ठीक है? Yes, sir. तो मतलब इजी वाले के लिए दिया है ना, मतलब टाइम पास जैसे फिगर है। नहीं, वो खाली अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्जन हो रहा है वो बताने के लिए, वो बताने के लिए फिगर ड्रॉ किया है, बाकी जरूरत नहीं है आपकी, ओके? ओके सर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं।
Okay. Are you able to see the question in your mobile screen? Yes, sir. क्या लिखा है देखो. Metallic sphere A is suspended by the nylon thread. Another charged metallic sphere be held near this first sphere at the 10 centimeter distance. So force of repulsion between these two spheres can be given by, let us assume that the charges on the sphere are q1 and q2. तो दोनों के बीच में अगर दोनों लाइक काइंड ऑफ चार्ज है तो दोनों के बीच में फोर्स कितना आएगा, के q1 q2 अपॉन डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर है, r जो है वो 10 सेंटीमीटर अपॉन r स्क्वायर. बट अब क्या लिया है कि अब ऐसा किया है कि भाई स्फीयर A and B are touched by the uncharged sphere C and D respectively. तो फ्रेंड ऐसा है कि ये A है, स्फीयर A है, ये स्फीयर B है, C and D are uncharged. A का इनिशियल चार्ज Q1 है, B का Q2 है. अब सोचो कि A एंड C के बीच में इंटरेक्शन करा रहे हैं, दोनों आइडेंटिकल है, ऐसे लास्ट में लिखा हुआ है कि स्फीयर्स आर आइडेंटिकल इन साइज. तो जब आइडेंटिकल स्फीयर्स के बीच में आप टच कराते हो, उसको कांटेक्ट में लाते हो ना, तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो A एंड C का अगर आप कांटेक्ट कराओगे तो दोनों में कितना कितना चार्ज हो जाएगा अभी आफ्टर कांटेक्ट. C का तो कुछ है ही नहीं पहले. Q1 by 2, Q1 by 2, Q1 by 2. परफेक्ट. तो द charges on them is a q1 by 2, q1 by 2. Similarly you had made the contact between the B and D as well. तो B and D के बीच में भी कांटेक्ट कराओगे तो क्या हो जाएगा, q2 by q2 by 2 हो जाएगा. ओके ठीक है, yes or no? Am I audible to you friends? Yes sir. Okay. Yes sir. Yes sir. अब क्या है कि C and D are then removed and B is brought closer to the edge at a distance 5 सेंटीमीटर. पहले कितना सेंटीमीटर था, पहले डिस्टेंस कितना 10 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर. अब कितना हो गया, 5. तो मतलब हाफ हो गया. Yes sir. अब न्यू फोर्स बिटवीन A and B, R by 2 whole square. F dash is equals to K Q1 dash Q2 dash अपॉन R dash स्क्वायर. अब ये Q1 dash कितना है, तो बोले Q1 by 2 है. Q2 dash कितना है, Q2 by 2 है. R dash कितना है, बोले R by 2 का स्क्वायर. तो Similar 1 हो by जाएगा 4, सर. हाँ 1 by F 4 equals to न्यूमरेटर F. में आएगा, 1 by 4 डिनोमिनेटर में आएगा, तो क्या होगा, वो 1 by 4 कैंसिल हो जाएगा. तो व्हाट विल बी द न्यू फोर्स नाउ, F. वापस से F मिल जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा Yes. लिखा हुआ है बट सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल. इज दैट क्लियर? Yes. इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? Yes. चलो कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. ओके चलो, आर यू एबल टू सी द क्वेश्चन इन योर मोबाइल स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. चलो ऋषभ क्या लिखा है देखो तो, रीड करके बताओ मुझे. Consider three charges Q1, Q2 and Q3 each equal to Q at the vertices of an equilateral triangle of side length L. What is the force on the charge Q with the same sign as that of Q placed at the centroid of the triangle? मतलब आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल के हर एक वर्टाइसिस पे इक्वल चार्ज दिया हुआ है स्मॉल q, एंड सेंटर पे क्या दिया हुआ है भैया, उसके एक बड़ा सेंटर चार्ज पे मतलब एक कैपिटल क्यू capital चार्ज Q. दिया है. ठीक है, तो मुझे Yes. क्या करना है कि वो कैपिटल क्यू जो चार्ज है ना, जो सेंटर पे दिया हुआ है, उसके ऊपर ये तीन चार्ज के द्वारा, मतलब ये टोटल नेट फोर्स फाइंड करना है. फोर्स ऑन द चार्ज ऑन द सेंट्रोइड, net force on the charge on the centroid by the, obviously by the given charges. Sir,
बोलो। ये 0 आएगा। हाँ परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। देखो ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये ए बी एंड सी तीनों वर्टाइसिस पे आइडेंटिकल चार्ज स्मॉल q यहाँ पे हमने रखा हुआ है। So on each of the vertices, identical charge small q is placed. And at the centroid, let's assume it is a charge q on the centroid O. तो पहले तो ये सोचते हैं कि ये जो सेंट्रोइड पे जो चार्ज है उसके उसके ऊपर कौन कौन फोर्स प्रोड्यूस करेगा। तो बोले ये तीन दूसरे जो चार्ज है वो प्रोड्यूस करेंगे। तो मुझे ये बताओ कि ये जो सेंट्रोइड पे जो चार्ज है उसके ऊपर ये जो ऊपर का जो क्यू चार्ज है कैपिटल ए वाला, तो वो क्या करेगा। सब सारे जो चार्जेस है ना वो लाइक चार्ज है, मतलब रिपल्सिव फोर्स होगा। तो सेंटर के कैपिटल क्यू को अपने खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा या नीचे की तरफ धकेला, नीचे की तरफ धक्का लगाएगा। बोलो। खुद के तरफ अट्रैक्ट करेगा। नहीं देखो ये सारे चार्जेस लाइक चार्ज है, धक्का अनलाइक नहीं लगाएगा। है। तो अट्रैक्शन करेगा या रिपल्सिव करेगा। रिपल्जन करेगा। या तो तीनों रिपल्सन। रिपल्शन करेंगे या तीनों अट्रैक्शन करेंगे। हाँ परफेक्ट। मतलब यहाँ पे एकदम आप सही बोले, बट हमने यहाँ पे अज्यूम करके चले चले। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है। हाँ, विद द सेम साइन ऑफ क्यू, तो वो सेम चार्ज, सेम ठीक है, तो क्या करेगा। रिपल। तो कैन आई से दैट इज द रिपेल। फोर्स बाय द चार्ज ऑन द ए। ये बराबर है। अब बी वाला चार्ज क्या करेगा, कौन सा किस तरफ फोर्स लगाएगा बी वाला। राइट साइड। हाँ तो बी वाला जो है वो बीच में, वो बी बी वाला और जो सी के, ए और सी के। मतलब वो यहाँ से रिपेलिंग डायरेक्शन में ये जाएगा यहाँ पे इस तरफ। इज दैट क्लियर। यस। यस सर। ठीक है। एंड सी वाला जो होगा वो इस तरफ लगाएगा फोर्स। यस और नो। सर। Yes, sir. तो अब सोचो ये तीन फोर्स इक्वल है और इस हिसाब से लग रहे हैं, तो हमको लॉजिकली ऐसा लग रहा है कि व्हाट शुड बी द इफेक्ट ऑफ दिस, ऑल द इफेक्ट ऑफ दिस थ्री फोर्सेस। नेट इफेक्ट कितना रहेगा ये तीन फोर्स का, क्या लग रहा है आपको। 0। तो हमको लग रहा है कि ऐसे कोई बीच में से जो चार्ज है वो तीनों साइड इक्वल फोर्स से, अगर इक्वल फोर्स से उसको हम खींचेंगे रिजल्ट, तो रिजल्टेंट फोर्स हमको लग रहा है, हमको माइंड में ऐसा लग रहा है लॉजिकली कि वो जीरो आएगा। बट उसको हम क्या करेंगे, मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। हमको लग रहा है कि आंसर जीरो आएगा, बट उसको हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। मैथमेटिकली प्रूव करेगा। मैथमेटिकली प्रूव। सर अच्छा ओके। मेरे को नहीं पता चल रहा है कि वो कैसे लगा, मतलब वो जीरो। अच्छा चल मेरी बात सुन, कौन बोल रहा है। मानव। मानो ये एक खोपड़ी है, इंडिविजिबल है, इंडिविजिबल। तो यस उसको सर। मैंने ये तीन साइड से 120 डिग्री एंगल पे तीन साइड से मैंने खींचा, तो किस तरफ जाएगी वो खोपड़ी। बीच में ही रहेगी सर। बस, तो बीच में क्यों रही। सभी जगह से इक्वल फोर्स आए। तो बीच में रहा मतलब नेट फोर्स क्या होगा। जीरो। तो वही तो बताने की ट्राई कर रहा हूं मैं। ठीक है, यस सर। आया बात समझ में। यस सर। अच्छा तो फ्रेंड्स इसको मैथमेटिकली मुझे प्रूव करना है, लॉजिकली समझ में अब तो आ गया होगा। ठीक है, यस तो सर आगे। वो अब मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम करेंगे। लेट अस अज्यूम that the origin of the coordinate system is located at the centroid of the this triangle, and this is the x and y axis. ये x axis है, ये y axis है। Let origin of coordinate system is at centroid of a triangle and x y axis are shown in figure. Okay, forces
by charges on A, B, and C at A, B, and C. Dhruvil, 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 Dhruvil. Forces by charges on A, B, and C on the charge Q are suppose FA, FB and FC. मान लेते हैं कि A, B एंड C पे जो चार्ज पड़े हुए उसके द्वारा जो फोर्सेस है वो अज्यूम कर लेते हैं कि वेक्टर F है, वेक्टर FB, वेक्टर FC है. The directions are also shown in the figure. चलो यहां तक समझ में आया? Am I audible to you, friends? Friends, मेरी Yes, आवाज आ sir. रही है? Okay. Now, if the distance from centroid to vertices is R, then magnitude of the force A, magnitude of the force B and magnitude of force C are same. And what is that? K capital Q small q upon R square. चलो ये समझ में आया यहां तक? अगर ये डिस्टेंस R है, तेरे लिए कुछ पूछना है? नो सर, गलती से हो गया था. अगर डिस्टेंस R है तो तीनों के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो K कैपिटल Q स्मॉल q बाय R स्क्वायर, K कैपिटल Q स्मॉल q बाय R स्क्वायर, कैपिटल Q स्मॉल q बाय R स्क्वायर रहेगा. ठीक है? In the यस सर. vector form, they can be given as below. चलो अब आपको पता होगा कि वेक्टर फाइंड करने के दो तरीके हैं. अगर कोई भी वेक्टर कंप्लीटली x या कंप्लीटली y डायरेक्शन में है ना, तो उसके लिए मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर मेथड यूज करना होता है. और अगर कोई वेक्टर एंगल सब्सटेंड कर रहा है तो a cos थीटा i कैप, a sin थीटा j कैप, ऐसा करके देखना है कि कौन सा कंपोनेंट पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव. याद आ रहा है कुछ? ये वेक्टर दो हिसाब से Yes, फाइंड कर sir. सकते हैं. अगर कंप्लीटली x या कंप्लीटली y डायरेक्शन में है तो मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर करना है. और अगर एंगल हो रहा है तो उसके कंपोनेंट के द्वारा उसको रिप्रेजेंट करना है. चलो तो सबसे पहले मेरी बात का आंसर दो कि वेक्टर फॉर्म में एफ ए लिखना है. तो एफ ए तो आप देख सकते हो कि कंप्लीटली वाई डायरेक्शन में है, वो कंप्लीटली नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है. ये फोर्स बाय द ए. तो मुझे क्या लिखना चाहिए? Magnitude of मैग्नीट्यूड के क्यू क्यू Magnitude of- अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्या लिखूं? minus माइनस जे कैप, बिकॉज इट इज टोटली टुवर्ड्स द नेगेटिव वाई डायरेक्शन. चलो ये समझ में आया भैया? yes sir. ठीक है. चलो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 डिग्री होगा. तो ये एंगल अगर पूरा 60 है तो ये आधा एंगल कितना होगा? 30. यहाँ पे 30 डिग्री फॉर्म करेगा. Yes, sir. तो अगर ये 30 डिग्री फॉर्म करेगा तो लुक एट द एग्जैक्ट दिस साइड. तो ये वाला कितना होगा? यहाँ पे 30 30. 30 ही होगा. सिमिलरली यहाँ पे भी 30 होगा.
Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो फिर यहाँ पे भी कितना होगा? 30. तो अब एफ बी के बारे में सोचो। तो एंगल उसका एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री है, तो आई शुड राइट ए कोस 30 आई कैप ए साइन 30, मतलब ए का मतलब मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर है, कॉमन कोस 30 आई कैप साइन 30 जे कैप, बट cos 30 i cap sin 30 j cap, बट कौन सा कंपोनेंट पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव? आई एम टॉकिंग अबाउट द एफ बी। तो एफ बी के लिए हम सोच रहे हैं, तो कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा? ये एफ बी है, तो उसका एक्स कंपोनेंट ये जाएगा और वाई कंपोनेंट ऊपर जाएगा, तो विच कंपोनेंट पॉजिटिव विच नेगेटिव बताओ? सर दोनों पॉजिटिव नहीं होंगे? दोनों पॉजिटिव, ठीक है। चलो एफ सी के बारे में सोचो, उसका भी एंगल तो 30 डिग्री ही है, तो एंगल 30 डिग्री ही है, तो के क्यू क्यूब मतलब मैग्नीट्यूड कॉमन, वापस से कोस 30 आई कैप साइन 30 जे कैप, बट अब कौन सा कंपोनेंट पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव? तो एक्स कंपोनेंट इस तरफ जाएगा, इस तरफ, तो बोलो पॉजिटिव नेगेटिव, आई का वैल्यू नेगेटिव में, Negative. एंड वाई कंपोनेंट तो ऊपर ही जाएगा, मतलब वो Positive. पॉजिटिव, तो मतलब एक्स कंपोनेंट होगा उसका, Negative और Y Negative. positive. हाँ, तो एक्स कंपोनेंट होगा उसका नेगेटिव एंड वाई कंपोनेंट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। चलो ये समझ में आया भैया? हाँ सर, उसके बाद ये कॉस वाले कैंसिल हो जाएंगे, 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा, और फिर -0. परफेक्ट। तो नेट फोर्स ऑन द क्यू चार्ज, तो अगर ये नेट फोर्स अगर फाइंड करना है तो भैया क्या करना पड़ेगा? FA plus FC plus FC. एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी करना पड़ेगा। तो एफ ए जो है ना वो तो के Yes. क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर माइनस जे कैप है, तो माइनस जे कैप है। चलो एफ बी एंड एफ सी को ऐड करो, तो के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर कोस 30 आई कैप प्लस साइन 30 जे कैप प्लस के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर माइनस कोस 30 आई कैप प्लस साइन 30 जे कैप। तो ये कोस कंपोनेंट दोनों का कैंसिल हो जाएगा, साइन कंपोनेंट का एडिशन होगा, तो बोले माइनस के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर जे कैप एंड प्लस 2 टाइम्स के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू साइन 30 जे कैप। ठीक है, यस और नो? Yes, sir. तो के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर कॉमन, एक बार बचेगा माइनस जे कैप और दूसरी बार बचेगा साइन 30 1/2 होता है, तो 1/2 टू कैंसल प्लस जे कैप बचेगा, तो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर नाउ? 0। तो क्या ये समझ पड़ा? इज इट ओके? Yes, sir. सर ये लास्ट तो- स्टेप से फिर से समझाओ ना, इसमें लेफ्ट साइड। हाँ ये वाला, ये वाला, हाँ सर, यस सर। हाँ तो देखो ये माइनस के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर जे कैप लिखा मैंने यहाँ पे, देखो लिखा, यस सर। फिर इसका एडिशन करो सबका, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर कॉमन, कोस माइनस कोस कैंसिल, साइन साइन ऐड होगा तो 2 साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके, यस सर। तो हो गया ना? ठीक है, यस सर, हो गया। और वापस से के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर कॉमन लो, तो एक माइनस जे कैप एक प्लस जे कैप बचेगा, साइन 30 1/2 2 कैंसिल, 1/2 एंड 2 कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस जे कैप बचेगा। ठीक है, यस सर। तो फ्रेंड्स कुछ न्यूमेरिकल्स जो है ना वो मैं थोड़े अलग मेथड से कराऊंगा आपको, तो यहाँ पे जो बुक मैंने दिया है उससे थोड़ा अलग मेथड है मेरा। तो व्हाट अल्टीमेटली माय टारगेट इज टू गिव यू द बेस्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड, तो ये मेरा अल्टीमेटली टारगेट रहेगा। तो मैंने जो मेथड आपको दिया है वो बहुत ही सिंपल मेथड है विथ रिस्पेक्ट टू दिस मेथड। तो आपको क्या करना है कि ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे हर एक चैप्टर में, 2-3 न्यूमेरिकल, तो आपको क्या करना है कि वो न्यूमेरिकल आपको अच्छे से लिख के
मैंने जो आपको न्यूमेरिकल का बुक प्रोवाइड किया है उसमें अलग से एक पेज अटैच कर देना है, ठीक है? यस सर। तो यहाँ पे जो मेथड है उससे मैंने बहुत सिंपल मेथड करके दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि एक पेज में अच्छे से लिख के उसको अटैच कर देना है ये बुक्स के साथ, ठीक है? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 7। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया आपको? यस सर। चलो क्वेश्चन Yes, नंबर sir. 7 के क्वेश्चन को रीड करने का ट्राई करो। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर? ऐसा दिया हुआ है कि कंसीडर द चार्ज क्यू क्यू एन माइनस क्यू प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो ये सब नहीं देंगे आपको, ये सब कुछ नहीं दिया होगा आपको। आपको है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया होगा एंड आपको है ना चार्ज दिया होगा कि भाई ए पे प्लस क्यू है, बी पे भी प्लस क्यू है एंड सी पे माइनस क्यू है। बाकी कुछ नहीं देंगे आपको, ये सब नहीं दिया होगा आपको। यू विल बी गिवन ओनली द चार्ज। तो इसको मैं पहले कैंसिल कर देता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन क्लियरली। You will be given only and only an equilateral triangle and the 3 charges, that's all. ये तो सॉल्यूशन का फिगर है। चलो दिख रहा है आपको? अभी देखो अभी क्या दिख रहा है आपको? अभी आपको ए पे प्लस क्यू, बी पे प्लस क्यू एंड सी पे माइनस क्यू दिख रहा है? Yes, यस sir. सर। यस सर। अच्छा, तो अब क्या फाइंड क्या करना है अभी? तो अभी फाइंड ये करना है कि व्हाट इज द नेट कोलम्बियन फोर्स ऑन ईच ऑफ द चार्ज। तो मतलब फोर्स ऑन ए, फोर्स ऑन बी एंड फोर्स ऑन सी फाइंड करना है। चलो तो लॉजिक मुझे ये बता रहा है, सबसे पहले केस 1, फोर्स ऑन द चार्ज Q एट A। तो चार्ज जो Q एट A है उसके ऊपर फोर्स मैं F1 बोल देता हूं। तो उसके ऊपर कौन कौन फोर्स प्रोड्यूस करेगा? ये चार्ज A पे जो चार्ज है प्लस Q, तो इसके ऊपर कौन कौन फोर्स प्रोड्यूस करेगा? तो बोले दूसरा एंड तीसरा मतलब फोर्स ऑन 1 बाई इज इक्वल टू फोर्स ऑन 1/2 एंड फोर्स ऑन 1/3। यस और नो फ्रेंड्स? यस सर। तो अब मुझे सोच के बताओ, जरा सोच के बताओ कि ये जो ए है ना ए, तो उसके ऊपर बी के द्वारा जो फोर्स प्रोड्यूस होगा, देखो ये ए बी प्लस क्यू है, बी बी प्लस क्यू है, तो बी उसको अट्रैक्ट करेगा ए को या रिपेल करेगा? रिपेल करेगा सर। तो रिपेल करेगा तो फोर्स में उसको राइट साइड बताओ या लेफ्ट हैंड साइड बताओ? ए के ऊपर बी के द्वारा जो फोर्स आ गया वो टुवर्ड्स द बी बताओ या अवे फ्रॉम द बी बताओ? अवे फ्रॉम द बी। तो कैन आई से दैट इज द फोर्स ऑन 1/2, ठीक है? यस सर। अब मुझे बताओ ये चार्ज सी जो है ना वो माइनस क्यू चार्ज है, तो वो जो फोर्स प्रोड्यूस करेगा ए के ऊपर वो कौन सी तरफ होगा? अट्रैक्शन होगा मतलब। अट्रैक्शन, मतलब टुवर्ड्स द चार्ज सी होगा। यस सर। तो दैट इज द फोर्स ऑन 1/3। चलो ये समझ में आया आपको? यस सर। और इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? देखो ये 120। 60 डिग्री है, तो आपको पता होगा कि ये पूरा मतलब 120 होता है, 180 होता है, तो ये 120 बचेगा। यस सर। तो फ्रेंड्स आपको याद होगा कि अगर वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b है, तो अगर आपको r का मैग्नीट्यूड निकालना है तो यू मस्ट रिमेंबर दिस शॉर्टकट फॉर्मूला। कुछ याद आ रहा है? Yes, sir. थीटा। याद है. यस सर, याद आ रहा है। तो अब इफ यू वांट्स टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन 1, then how will you find the magnitude of the force on 1?
कैन यू से इट इज f12 स्क्वायर। देखो एक दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि f12 हो या f21 हो, f13 है या f31 है, f23 है या f32 है, ये दोनों चार्जेस के ऊपर जो म्यूचुअल फोर्स हो गए ना, देखो सब चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम ही है, नो डाउट, एक प्लस क्यू है माइनस क्यू है, बट मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, डिस्टेंस भी सब तीनों के बीच में सेम ही है, तो फिर तीनों के बीच में जो म्यूचुअली जो फोर्स लगेगा वो सेम ही लगेगा। कितना लगेगा? के क्यू क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? और उसको हम मान लेते हैं वो एफ है, अज्यूम कर लेते हैं उसको, एफ अज्यूम कर लेते हैं। तो अब मुझे है ना यहाँ पे F12 या F13 लिखने की जरूरत नहीं है, वो सारे फोर्स को मैंने क्या अज्यूम किया हुआ है, F। तो एफ स्क्वायर प्लस 2FF मतलब 2F स्क्वायर इंटू कोस क्या लिखूं, इंटू कोस 120 थीटा। तो यहाँ पे इंटू कोस क्या लिखना चाहिए मुझे, 120। 120। आया बात समझ में? यस सर। यस और नो? चलो ठीक है। अब फ्रेंड्स आपको ये भी पता होगा, बायोलॉजी वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, कोस 120 मतलब कोस 90 प्लस 30। यस और नो? अब यस सर। 90 है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, 90 है 930। तो साइन फंक्शन चेंज हो जाएगा, बट 90 प्लस का मतलब थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में, 120 का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कोस फंक्शन पॉजिटिव नहीं होता, साइन और एसटीसी नेगेटिव। सेकंड फंक्शन, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो हम तो कोस फाइंड कर रहे हैं, तो मतलब ये नेगेटिव साइन 30 आएगा, ठीक है, यस सर। एंड दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस हाफ। तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो एफ स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू माइनस हाफ टू कैंसल, तो बचेगा क्या, एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, तो बचेगा एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रूट एफ स्क्वायर का स्क्वायर मतलब एफ ही हो जाएगा। तो ऑन द वन द फोर्स विल बी एग्जैक्टली द एफ एंड दैट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। आया बात समझ में? यस सर। चलो नाउ कंसीडर द केस नंबर 2। अब केस नंबर 2, अब मुझे क्या करना है भैया, पता है आपको? मुझे अब दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स फाइंड करना है। तो फोर्स ऑन द चार्ज एट द चार्ज बी, F21 plus F23। force on the charge q at b, okay? तो can I say F2 is equals to F21 on 2 by 1 on 2 by 3 चलेगा? यस सर। अब मुझे सोच के बताओ कि दूसरा जो चार्ज है ये, उसके ऊपर कौन कौन फोर्स प्रोड्यूस कर, बोले 1 और 2, तो 1 जो है ना वो उसको दूसरे को खींचेगा कि मतलब धक्का लगाएगा, ये 1 धक्का लगाएगा। तो कैन आई से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ F21 ऑन 2 by 1। यस सर। और ये जो माइनस Q3 जो है वो माइनस है, वो तो वो क्या करेगा, खींचेगा। तो कैन आई से इट इज द डायरेक्शन ऑफ F23। और यहाँ पे भी एंगल कितना आएगा, 120। तो क्या ये सेकंड कैलकुलेशन करने की जरूरत है अभी? नो सर। इट विल बी द सेम टू सेम, डिट्टो टू डिट्टो, डिट्टो टू डिट्टो, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या आएगा लास्ट में, बोलो? Q square by R square। तो फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ द F2 विल बी द आल्सो द सेम, दैट इज F एंड दैट इज अ के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ठीक है। यस यस सर। अब मुझे सोच के बताओ कि जो तीसरा चार्ज है तो उसके ऊपर कौन कौन फोर्स प्रोड्यूस करेगा, तो बोले 1 और 2, तो ये तीसरा नेगेटिव 1 है, and 2। हाँ तीसरा नेगेटिव है और 1 और 2 दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों को क्या करने का ट्राई करेगा, अट्रैक्शन। तो कैन आई से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ F3 by 1 on 3 by 1 एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ F3 by 2, चलेगा? एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? यस सर, एंगल 60। एंगल 60 हो जाएगा। तो अब सेम टू सेम मेथड, बट यहाँ पे 120 के बदले क्या आएगा, 60। तो केस नंबर 3 में आंसर फाइनल क्या आएगा, सोचो? रूट एफ स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू कोस 60,
तो ये -1/2 के बदले +1/2 आएगा, तो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? f² + f² + f², तो क्या आएगा 3f बोलो? square, तो रूट निकालो तो क्या बचेगा? 3f. तो √3f, ठीक है। तो तीसरे केस में आंसर √3f आएगा, समझ में आया? Yes sir. इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? ये पूरा न्यूमेरिकल आपको समझ में आया? सेम मेथड ही है, बट क्या ये आपको समझ आया? हाँ सर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो इसके बेस पे एमसीक्यूज बहुत बार पूछे गए हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम चार्ज रखते हैं तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन कितना लगेगा, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए टाइम कितना लगेगा, वो सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। आर यू एबल टू सी द क्वेश्चन इन योर मोबाइल स्क्रीन? Yes sir. चलो तो अर्गम रीड करो तो क्या लिखा है? मानव रीड करो तो क्या लिखा है? An electron falls through a distance of a 1.5 centimeter in an uniform electric field of magnitude 2 into 10 raised to 4 Newton per coulomb. The direction of the field is reversed, keeping its magnitude unchanged, and a proton falls through the same distance. Compute the time of all in each case. Contrast the situation with that of free fall under gravity. तो यहाँ पे दो केस है, एक जो केस है वो किसका है? इलेक्ट्रॉन का है, दूसरा किसका है? प्रोटॉन का है। तो मुझे है ना इलेक्ट्रॉन को नीचे गिराना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी अप्लाइड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। देखो इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस द फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे इलेक्ट्रॉन को नीचे गिराना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी अप्लाइड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो ही इलेक्ट्रॉन नीचे गिरेगा, ठीक है? यस और नो? तो इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा तो इलेक्ट्रॉन को ऊपर फोर्स नीचे की तरफ मिलेगा, ठीक है? एंड हाउ मच द फोर्स इज, कोई मुझे बताएगा? अगर चार्ज क्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज? कैन आई से क्यू ई? आवाज आ रही है Yes, मेरी? sir. चलो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? क्यू के बदले क्या लिखना चाहिए? ई, ठीक है? यस और नो? Yes, sir. चलो नाउ व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन? दैट इज अ फोर्स अपॉन मास, सो कैन आई से ई बाई एम? एंड मुझे है ना डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम फाइंड करना है, तो है कोई रिलेशन आपके ध्यान में कि जहां पे डिस्टेंस भी आ रहा है, टाइम भी आ रहा है, एक्सेलरेशन भी आ रहा है? Speed equals to distance upon time. अरे गंदी बात, गंदी 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 बात। S equals to ut plus half at square. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम is a valid only for यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर मोशन है तो ये वैलिड है भैया। तो क्या यहाँ पे ऐसा है? यहाँ पे तो एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है? तो Yes यू sir. कैन नॉट अप्लाई दी फॉर्मूला वीटी, इज इट ओके फ्रेंड्स? तो कौन Yes सा sir. फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा भैया? Kt P square. naught T plus half PT square. अब यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि वो फॉल कर रहा है, जस्ट फॉलिंग, तो इसका मतलब क्या हुआ? A equals Free to fall. 9.8. हाँ, अरे भैया, Free fall. अरे वो ग्रेविटी क्यों लाते हो यहाँ पे?
एक्सेलरेशन अलग से हमने फाइंड तो किया है, बट फॉल का मतलब ये करना है आपको कि इनिशियल वेलोसिटी उसका क्या है, 0 है। 0. So, तो हाफ AT स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन तो आपका जी नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स के द्वारा वो पड़ रहा है, इलेक्ट्रिकल फोर्स के द्वारा वो फॉल कर रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन E/m × t स्क्वायर है। ठीक है, yes, sir. तो ये जो सारे फॉर्मूलाज है ना, ये फॉर्मूला देखो, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड का फॉर्मूला है इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर। तो इसके बेस पे बहुत सारे एमसीक्यूज पूछते हैं, तो ये सिर्फ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे तो हमको टाइम फाइंड करना है, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माडी अपॉन ई होगा, तो t इज इक्वल टू √2md अपॉन ई। अगर आप इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचते हो तो यू हैव टू कंसीडर द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर अपॉन ई। आपको सब कुछ दिया है, डिस्टेंस 1.5 दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई किया वो भी आपको पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है, तो यू विल हैव ऑल द वैल्यूज। कैन यू पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर? Yes, sir. एंड केस 2 में मुझे प्रोटॉन के बारे में करना है, तो प्रोटॉन को अगर फॉल कराना है ना, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड को आपको रिवर्ट करना ही पड़ेगा, तो ही प्रोटॉन नीचे जाएगा, बिकॉज प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, and that's why in the question it is mentioned that the electrical field need to be reversed. It was mentioned in the question that the electrical field is reversed. Now you understood why this word is used? Yes, sir. Because proton is a positive charge and for the positive charge force is in the direction of electric field. But ultimately तो वही आएगा, आपका final answer तो वही आएगा, √2 mass of proton now into distance upon EE, because proton का charge भी E है, तो proton के लिए आपको mass of proton करके solve करना है। ठीक है, बाकी कोई चेंज Yes, नहीं sir. आएगा। Is it okay friends? हाँ के ना तो बोल दो, अरे हाँ के ना तो बोल दो। Yes, sir. और लास्ट में ऐसा भी Yes, पूछा है कि कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ द फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी। तो अंडर द ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर हम कंसीडर करेंगे तो क्या यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा? देखो, अगर ग्रेविटी है प्रेजेंट तो भी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूछो क्यों? क्यों? बिकॉज ये E/m के द्वारा जो आपका एक्सेलरेशन मिलेगा ना, E/m, वो independent of G है. that will be much larger than the gravitational acceleration. So with respect to this acceleration you can neglect the Gravity. ग्रेविटी। तो मतलब अगर ग्रेविटी है तो भी जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बिकॉज ग्रेविटी के इस रिस्पेक्ट में ये जो एक्सेलरेशन होता है ना वो बहुत ही ज्यादा होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, Yes, sir. इज इट अंडरस्टूड? चलो समझ में आया भैया? Yes, sir. देखो लास्ट में लिखा है कि हियर लुक एट, जस्ट रीड आउट दिस थिंग here in above example, value of the gravitational acceleration is negligibly small compared to the acceleration of electron or proton, and that's why if we consider the gravity then also the answer will not be going to change, or the effect of the gravity cannot be should not be considered. ठीक है, Yes, sir. चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। वापस से मैं बोलूंगा कि ये जो फिगर दिया हुआ है वो आंसर का फिगर है, क्वेश्चन के अंदर ये सब नहीं देंगे आपको, क्वेश्चन के अंदर ये सब कुछ नहीं देंगे भैया, आपको जस्ट ABC पॉइंट देंगे, बाकी कुछ भी नहीं देंगे। क्या है क्वेश्चन देखो, 2 point charges Q1 and Q2 that is a plus 10⁻⁻8 minus 10⁻⁸ are
at the distance 1.1 meter apart. Calculate the electrical field at the point A, B and C. मतलब पॉइंट ए बी एंड पॉइंट सी आपको दिया होगा, बाकी कुछ भी नहीं देंगे, बाकी सब कुछ आपको खुद सोचना है, खुद समझना है। चलो इतना दिया होगा आपको कि दो चार्ज है आपके पास, एक जो है वो 10⁻⁻8 Q1 है, ये रहा। दूसरा जो है वो -10⁻⁻8 कूलम है। और आपको ये दो चार्ज के द्वारा पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। चलो क्वेश्चन समझ में आया आपको? यस सर। चलो अब मुझे बताओ पॉइंट ए के बारे में सोचो। तो पॉइंट ए के बारे में सोचो, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसका इलेक्ट्रिकल फील्ड पॉइंट ए से कहां पे जाएगा, राइट साइड या लेफ्ट हैंड साइड? देखो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में, चार्ज में से बाहर निकलते डायरेक्शन में होता है। सो टुवर्ड्स द चार्ज नहीं होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। सो राइट साइड, तो राइट साइड जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा? तो राइट राइट साइड, साइड बिकॉज जाएगा। Q2 से खींचेगा और Q1 दूर भगाएगा। हाँ, अब Q2 का इलेक्ट्रिकल फील्ड पॉइंट ए पे कौन सा साइड होगा, राइट या लेफ्ट हैंड साइड? राइट, वो भी राइट ही होगा बिकॉज टुवर्ड्स द चार्ज होता है। मतलब ये वो भी राइट साइड बिकॉज टुवर्ड्स द चार्ज। तो वन का अवे फ्रॉम द चार्ज, टू का टुवर्ड्स द चार्ज, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में। एक ही डायरेक्शन में आएगा। तो सबसे पहले केस 1, एट द पॉइंट ए, ठीक है? तो E1 एंड E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा, के क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर। के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू 10⁻⁻8 अपॉन डिस्टेंस कितना है? तो चाहे पॉइंट Q1 या Q2 दोनों से पॉइंट ए का डिस्टेंस 0.05 दिया हुआ है क्वेश्चन में, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। तो ये आपको मिल जाएगा डिस्टेंस तो नहीं दिया है ना कि ये क्वेश्चन दिया, की फिगर? हाँ दिया है, क्वेश्चन के फिगर में दिया हुआ। देखो ये दिया हुआ ना 0.1 मीटर अपार्ट, और ये यस ए सर। मिड पॉइंट है। डिस्टेंस विल बी गिवन टू यू, ओके, डोंट वरी। ओके सर। तो ये आपका हो जाएगा 10⁻36 समथिंग कुछ आएगा, जो भी आएगा कुछ आएगा आपका यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो आएगा। और ये जो भी आपका आंसर आएगा, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको क्या करना है, ऑन द ए अगर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो दोनों का सिंपल एडिशन करना है। क्यों सिंपल एडिशन? बिकॉज दे आर इन द सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन पे है तो डायरेक्ट एडिशन कर सकते हो। एंड उसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन कौन सा रहेगा? कैन आई से फ्रॉम प्लस क्यू टू माइनस क्यू चार्ज? यस सर। चलो अब ये केस 1 खत्म। इज इट ओके? Yes, sir. अब केस नंबर 2, एट द पॉइंट बी। चलो पॉइंट बी दिख रहा है आपको? यस सर। अब ये प्लस Q1 के द्वारा कौन से डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट हैंड साइड या राइट साइड? लेफ्ट हैंड साइड। तो Q1 के द्वारा जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो लेफ्ट हैंड साइड, अवे फ्रॉम द चार्ज, तो वो टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो इट इज द डायरेक्शन ऑफ E1। चलो अब Q2 के द्वारा, राइट साइड। तो Q2 तो नेगेटिव है, तो वो तो टुवर्ड्स द चार्ज होगा, मतलब राइट साइड। तो अब यहाँ पे E1 एंड E2 दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। ऑपोजिट है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए एडिशन नहीं करना होगा, क्या करना होगा? अपोजिट है तो क्या करना पड़ेगा? Subtraction. सब्ट्रैक्शन। चलो E1 का वैल्यू क्या आएगा? तो बोले Q1 के क्यू बाई R1 स्क्वायर। के तो 9 इंटू 10⁻⁹ है, Q1 बात हुआ 10⁻⁻8 है। अब डिस्टेंस कितना है? बोले Q1 से ये डिस्टेंस B का कितना है? तो 5 सेंटीमीटर, 5 10⁻² का स्क्वायर करोगे तो ये आपको E1 मिल जाएगा।
अब E2 के लिए okay friends, am I audible to you? Yes, sir. Yes, sir. चलो, what will be the distance by the distance from the Q2 charge now? Q2 चार्ज से डिस्टेंस कितना होगा? सर थोड़ा रिपीट करो ना, वो आवाज आपका लैग हो रहा था थोड़ा। हाँ, देखो ये तो आपको पता है ना कि ये E1 लेफ्ट हैंड साइड है, E2 राइट साइड है। अब E1 इज द Yes, इलेक्ट्रिकल फील्ड बिकॉज ऑफ द Q1 चार्ज, तो Q1 चार्ज से डिस्टेंस है वो 0.05 है, तो मैंने लिखा 0.05 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं E2 फाइंड करने की ट्राई कर रहा हूँ, तो E2 फाइंड करने की ट्राई कर रहा हूँ, तो मुझे Q2 से, ये Q2 से मुझे डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है वो सोचना पड़ेगा। देन आफ्टर वी आर एबल टू फाइंड द Q2 डिस्टेंस, Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड टू Q2 चार्ज। तो कितना आएगा डिस्टेंस बोलो? के 9 इंटू 10⁻⁹। Q2 का भी वैल्यू 10⁻⁻8 ही है, बट इसका डिस्टेंस कितना आएगा एट द पॉइंट बी? तो कैन आई से 1.5 सेंटीमीटर, 0.15 मीटर, ठीक है, 0.015, 0.05 प्लस 0.05 प्लस 0.05, तो ये आपका 15 10⁻² का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यस सर। ये भी कुछ मिलेगा। अब मुझे बताओ कि कौन सा वाला ज्यादा होगा, E1 बड़ा होगा या E2 बड़ा होगा? E1 बड़ा होगा। हाँ, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको E1 माइनस E2 करना है, ठीक है। यस एंड सर। उसका डायरेक्शन कौन सा रहेगा? व्हाट विल बी द रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड? E1 हाँ, टुवर्ड्स E1, बट प्लस Q2 माइनस Q और माइनस Q2 प्लस Q। -Q2 + Q इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। Is it okay friends? The resultant direction will be from minus Q2 plus Q. Is it okay? यस सर। चलो, केस 1 खत्म, केस 2 खत्म। अब क्या करना है, अभी तो हमको पॉइंट सी पे भी इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करना है। तो पॉइंट सी पे चलो, फिगर को देखो, E1 कौन से डायरेक्शन में होगा? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड बाय द चार्ज Q1। तो Q1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। तो कैन आई से इट इज इन दिस डायरेक्शन? यस सर। एंड Q2 नेगेटिव चार्ज है, तो वो टुवर्ड्स द चार्ज होगा। तो कैन आई से दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ E2? यस सर। इज इट ओके? तो अब इन दोनों के बीच में ये देखो, ये तो पॉइंट 1 है, ये भी पॉइंट 1 है, ये भी पॉइंट 1, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये तो 60 डिग्री होगा। तो फिर ये वाला एंगल कितना होगा? 120। तो फ्रेंड्स, अब पॉइंट सी पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल, देखो एक केस नंबर 3, पहले तो हम क्या करेंगे, केस नंबर 3 के लिए पहले तो E1 एंड E2 फाइंड करेंगे एट पॉइंट सी। तो E1 एंड E2 का जो वैल्यू होगा वो KQ/R²। K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 Q2 दोनों का मतलब Q चाहे प्लस Q है माइनस Q है, पॉइंट। अब डिस्टेंस कितना है पॉइंट सी के लिए? देखो तो डिस्टेंस चाहे Q1 से सोचो या Q2 से सोचो, डिस्टेंस कितना है? 0.1। 0.1 है। तो Q1 से भी 0.1 है, Q2 से भी 0.1 है, इसीलिए तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम है। चलो, अब ये मिला। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट सी इज इक्वल्स टू, अब डायरेक्टली एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, डायरेक्टली एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, क्यों? बिकॉज सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन नहीं है। तो सी पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया? वेक्टर समेशन मतलब E1² प्लस E2² प्लस 2E1 2 E2 into cos कोस कितना? 120 एंड कोस 120 क्या होता है भैया? -1/2। मान लो कि इसको मैं E डैश बोल देता हूँ, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है, उसको E डैश बोल देता हूँ। तो E' प्लस E' वंस अगेन E' प्लस 2E' इनटू -1/2। तो बचेगा क्या? E' प्लस E' माइनस E'। E² और E बच जाएगा फिर। मतलब E' ही लास्ट में बचेगा, दैट इज E'। तो ये अभी जो हमने निकाला था ना,
वही हमारा आंसर आ जाएगा। सो दिस विल बी अवर आंसर। ठीक है, जो यहाँ पे मिला था वो हमारा आंसर। इज इट ओके फ्रेंड्स? बट इसका भी डायरेक्शन मेंशन करना पड़ेगा। तो सोच के बताओ कि व्हाट विल बी द रिजल्टेंट डायरेक्शन हियर। इसका रिजल्टेंट डायरेक्शन कौन सा होगा, सोच के बताओ। चलो, इन दोनों का इफेक्टिव डायरेक्शन कौन सा होगा? तो इसके लिए है ना हम कंपोनेंट निकाल सकते हैं। इसका एक ऊपर जाएगा कंपोनेंट, एक राइट साइड जाएगा। एक इस नीचे वाले का भी क्या होगा, दो कंपोनेंट अगर निकालेंगे तो एक नीचे जाएगा कंपोनेंट एंड एक राइट साइड जाएगा। मतलब दोनों के एक कंपोनेंट तो राइट साइड जा ही रहा है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन में आएगा? ये राइट कंपोनेंट साइड कैंसिल हो जाएगा। तो राइट साइड मतलब -q2 + q और +q2 - q। +q2 - q। परफेक्ट। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम +q2 - q। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? ये आया बात समझ में? यस सर। चलो, okay friends, let's come to the today's last numerical, illustration number 10। चलो, इलेक्शन नंबर 9 हमने कर दिया, 10th पे आ जाते हैं। 11th एंड 12th हमने ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे आते हैं। So are you able to see the question in your mobile screen? Yes, sir. यस। Two charges plus or minus 10 माइक्रोकूलम। चलो, मतलब ये इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली आपको दे दिया कि ये क्या है सिस्टम, किसका सिस्टम है? 2 चार्जेस का। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। यस सर। डाइपोल। तो डाइपोल दिया हुआ है और डाइपोल का डाइपोल मोमेंट आपको पता है कि कैसे मिलता है? डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज इनटू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज क्या दिया हुआ है? दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या है? 5 मिलीमीटर। कैन आई से 5 × 10⁻³ इनटू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 10 माइक्रो। तो डाइपोल मोमेंट जो है ना आपका, वो 5 × 10⁻⁻8 कूलम इंटू मीटर होगा। ठीक है, यस और नो फ्रेंड्स? यस सर। अब क्या दिया है? केस 1, दिया ये है कि भाई एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस एट द डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ओ ऑन द पॉजिटिव चार्ज एज शोन इन फिगर। मतलब पॉजिटिव चार्ज से 15 सेंटीमीटर पे जो पॉइंट है वहां पे मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करना है, एक्सिस पे है। तो फ्रेंड्स ऑन द एक्सिस है भैया एंड एट द डिस्टेंस r। बट यहाँ पे क्या मैं कह सकता हूँ कि r का वैल्यू जो 2a है, 2a का वैल्यू कितना है पता है आपको? डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज वो 5 मिलीमीटर है एंड r का वैल्यू 15 सेंटीमीटर है। तो कैन आई से r इज मच लार्जर देन द 2a। ऑब्वियसली 15 सेंटीमीटर जो है वो मिलीमीटर से तो बहुत ज्यादा ही होगा ना 5 मिलीमीटर से। ठीक है, यस सर। तो फिर एक्सिस के लिए कौन सा वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल रहेगा? वो लास्ट कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो याद है आपको? What is the formula for the electrical field on the axis of the dipole? 2 kp/r³। याद आ रहा है भैया? यस सर। डाइपोल मोमेंट तो हमने पहले से फाइंड किया हुआ है, अपॉन डिस्टेंस का क्यूब, डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर का क्यूब करना है। बस तो करो इसको, सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, एंड केस नंबर 2। और आपको ये भी पता होगा कि एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है डाइपोल टुवर्ड्स द डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट मतलब -q2 + q चार्ज की तरफ होता है, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होता है एक्सिस पे। इट इज अ +2 kp/r³ इफ यू रिमेंबर। एंड केस 2 अब कहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करना है? देखो तो सेकंड केस में, सेकंड केस में आपको ये करना है कि द पॉइंट q 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल पासिंग थ्रू द ओ एंड नॉर्मल टू द एक्सिस। नॉर्मल टू द एक्सिस का मतलब ये क्या हुआ?
परपेंडिकुलर, तो उसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर पे। इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे फॉर्मूला क्या है भैया, पता है आपको? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटर? याद करो, क्या था फॉर्मूला, बोलो। -kp upon r cube. Negative sign was just indicating that it is away, it is opposite to the dipole moment. Dipole moment से opposite direction में होता है, but magnitude wise it is a kp upon r cube. तो kp upon distance, तो फिर से वो 15 सेंटीमीटर ही है, उसका क्यूब करो तो आंसर मिल जाएगा। बट ये कौन सा डायरेक्शन में होगा? अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट। अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट मतलब +q to -q, ठीक है? यस सर, तो क्या ये कैलकुलेशन आप खुद करोगे? यस सर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं।